Hello friends, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. If you want to be a future nursing officer, then you should subscribe the Future Nursing Officer channel and press the bell icon also to get the early information regarding the classes and about any vacancies information. So please subscribe the channel and be continuing to our classes. Today our topic is ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आज का अपना टॉपिक है जो कि अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने रीनल फेलियर कंप्लीट किया है, उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे अभी भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी आपको डाउट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है आज ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर है, जो नेफ्रॉन है, उसके अंदर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। ग्लोमेरुलर इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अकरेंस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अकरेंस विथ सडन एंड onset characterized of हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया एंड ओलिग्यूरिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से किसको करेक्टराइज करता है, ये क्या क्या हो जाता है, हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया और ओलिग्यूरिया। हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया और ओलिग्यूरिया या एनयूरिया इसके अंदर हो जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड दैट लीड्स टू द हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया और एनयूरिया। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आता है इसके कोजेज। इसका जो कोजेज है वो मोस्टली कौन सा होता है, इन्फेक्शियस कोजेज होता है। इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। फिर आता है इसके बाद मम्स वेरिसेला जोस्टर, एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी और HIV। ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो जाता है। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, मम्स, वेरिसेला जोस्टर, एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन की वजह से, ये सब वायरल इन्फेक्शन है, इनकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। फिर आता है इसके बाद नॉन इन्फेक्टिव, यानी इन्फेक्टिव कोज के अलावा इसके अंदर जो नॉन इन्फेक्टिव कई बार देखने को मिलता है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक SLE, सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटोसस डिजीज, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उसकी वजह से क्या होगा, अपनी जो हेल्दी सेल्स है बॉडी की वही एक दूसरे को किल करने लग जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज की सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटोसस एक अच्छा सा इसका एग्जांपल है, या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। फिर ये थी इसके कोजेज, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर अपने को पूछा है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके जो टाइप्स होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, वो दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों के अंदर। अगर एक्यूट यानी रिसेंटली हुआ है तो क्या कौन सा होगा, एक्यूट होगा, और काफी समय से चलता आ रहा है तो क्रॉनिक होगा। तो ये 2 टाइप्स के इसके टाइप्स होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। तो फिर इसके बाद आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। टाइप्स देख लिए, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक इसके टाइप होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। फिर आता है नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अपन मोस्टली जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो यही होता है, तो इसी को लेते हुए अपन पैथोफिजियोलॉजी बनाएंगे। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट बनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ग्लोमेरुलर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। डिपोजिट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग ऑन द ग्लोमेरुलस। जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहां पे क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन
किसका, सेल लाइनिंग का, यानी सेल्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेल्स किसके ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर। उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और थिक होने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो भी लॉस हो जाएगी, और उसकी लॉस होने की वजह से क्या होगा, फाइनली GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, इजी है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट बनने की वजह से उसका डिपोजिशन हो जाएगा किसके ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर, और डिपोजिट होने की वजह से क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल्स है उसकी वहां पर क्या होगी, ग्रोथ होगी, एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ होगी किसके ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर, और ग्लोमेरुलस के ऊपर ग्रोथ होने की वजह से थिकनिंग है वो कम क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी किसकी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग होने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो भी लॉस हो जाएगी, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लॉस होने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। कोजेस के बाद आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आनी चाहिए। तो काफी इजी सी पैथोफिजियोलॉजी है, ये आपको आनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बाद आता है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वाले पेशेंट में। तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो, जैसा कि अपन ने डेफिनेशन के अंदर भी देखा था, हेमेचूरिया, एडिमा और प्रोटीन यूरिया अपने को देखने को मिलता है, कि जो भी इन्फ्लामेशन होने की वजह से ग्लोमेरुलाई के अंदर अपने को ये क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। प्राइमरी फीचर्स जिन्हें अपन कहते हैं हेमेचूरिया, एडिमा और प्रोटीन यूरिया, 3 साइन अपने को देखने को मिलते हैं, हेमेचूरिया, एडिमा और प्रोटीन यूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है, हेमेचूरिया क्या होता है आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। हेमेचूरिया के अंदर क्या होता है कि जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आने लग जाता है, उसे बोलते हैं हेमेचूरिया। फिर आता है एडिमा, एडिमा और प्रोटीन यूरिया, जो यूरिन आउटपुट है उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोटीन का एक्सक्रीट आउट हो जाता है, प्रोटीन यूरिया। फिर आता है हेडेक, मलेज और फ्लैंक पेन। हेडेक, मलेज और फ्लैंक पेन किसके अंदर होता है, सीवियर कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलता है, हेडेक, मलेज और फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन क्या होता है, जो भी अपने बैक साइड में, जो साइड में पेन होता है, जैसे स्टोन, मोस्टली ये स्टोन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, जिस पेशेंट के अंदर पथरी होती है उसके अंदर हेडेक, मलेज और फ्लैंक। इसके अलावा जो डिस्निया, कार्डियोमिगेली, कौन से वाले पेशेंट को देखने को मिलता है, जिनकी ओल्ड एज पर्सन के अंदर है, ये देखने को मिलता है डिस्निया और कार्डियोमिगेली। इसके अलावा सीजर्स, कंफ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग भी अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जैसे अपने को इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने ये लिखे हैं वो सारे काफी इंपॉर्टेंट है। हेमेचूरिया और एडिमा और प्रोटीन यूरिया, ये अपन ने डेफिनेशन के अंदर भी देखा था कि इसके अंदर ये लीड कर रहा था। फिर आता है हेडेक, मलेज और फ्लैंक पेन, जो कि सीवियर फॉर्म में हो जाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तब देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्निया, कार्डियोमेगेली, ओल्ड एज पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलता है। फिर सीजर्स, कंफ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग भी अपने को इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर आता है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के अंदर, जैसा कि अपन हर डिजीज के अंदर देखते हैं, सबसे पहले अपने को लिखना होता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री के अंदर अपन क्या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, जो भी अगर पेशेंट को उस डिजीज के रिगार्डिंग जो भी हिस्ट्री है, जो भी अपन हिस्ट्री ले सकते हैं, पर्सनल डेटा वगैरह पेशेंट का, या कोई भी जैसे इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो तो उसकी डिटेल वगैरह लेंगे, या वो डिजीज का पहले तो नहीं हुई है या हेरिडिटरी तो नहीं है, तो वो सब अपन पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन वाइटल्स वगैरह लेते हैं, जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर वगैरह अपन असेस करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आता है KUB एक्सरे, इसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस फिर देखते हैं, RFT वगैरह। KUB किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एक्सरे। किडनी और यूरेटर और ब्लैडर का जो एक्सरे होता है उसे बोलते हैं अपन KUB एक्सरे। फिर इसके अलावा कंफर्मेशन में आ गया जैसे RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट से अपने को कंफर्मेशन डायग्नोसिस पता लग जाता है कि पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। फिर आता है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर के अंदर भी अपन देखते हैं कि पेशेंट का जो यूरिन के अंदर जैसे हेमेचूरिया तो नहीं हुआ है, प्रोटीन यूरिया तो नहीं हुआ है, या क्रेटिनिन का लेवल वगैरह अपन इसके अंदर यूरिन कल्चर के अंदर देखते हैं। फिर इसके अलावा CBC करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए CBC करते हैं। इसके अलावा CT स्कैन, MRI। अगर KUB एक्सरे के अंदर अपने को कंफर्मेशन नहीं पता लगा है तो अपन क्या करते हैं, सीवियर नेक्स्ट फर्दर CT स्कैन और MRI करते हैं। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन सीरम। ब्लड यूरिया
यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी देखते हैं किसके अंदर, सीरम के अंदर, जो कि अपने को इसके अंदर इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किसके अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। फिर इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट में सबसे पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपने को पता है पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन वाले पेशेंट को अपन क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एग्जांपल हो गया जो सबसे मोस्ट कॉमन दी जाती है वो होती है पेनिसिलिन, इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन, नियोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन भी इसके एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के। फिर आता है नेक्स्ट एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट को फीवर हो रहा है तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए अपन पेशेंट को एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन से वाले पेशेंट को देंगे, अपने कॉजेज के अंदर देखा था इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव के अंदर अपने देखा था कि जो भी सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से अगर ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो उस पेशेंट को ऊपर उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एग्जांपल हो गया प्रेडिनिसोलोन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि यूज में लिया जाता है वो होता है प्रेडिनिसोलोन। कौन से वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन से वाले पेशेंट को देंगे, अगर कोज क्या है, नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हुआ है तो उस पेशेंट को क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इसके अलावा लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स किसको देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट का यूरिन आउटपुट है वो कम हो रखा है, जीएफआर लेवल कम हो रखा है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, अपन लूप डायूरेटिक्स देंगे। लूप डायूरेटिक्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि अपन यूज में लेते हैं लासिक्स या उसका फ्रीजेमाइड या लासिक्स अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं। इसके अलावा फिर आता है इसका डाइटरी मैनेजमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिनल डिजीज के अंदर, रिनल एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डाइटरी मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्ट करना है अपने को क्या, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है यानी कि पेशेंट को प्रोटीन डाइट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है बॉडी के अंदर, इसलिए पेशेंट को प्रोटीन डाइट नहीं देना। इसके अलावा रेस्ट्रिक्ट करना है प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम डाइट भी नहीं देनी है। इसके अलावा ग्लूकोज रिच डाइट देनी है, शुड बी गिवन। रेस्ट्रिक्ट कौन कौन सी डाइट है, प्रोटीन डाइट और सोडियम डाइट और पोटेशियम डाइट रेस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा ग्लूकोज रिच डाइट देनी है, ऐसी डाइट देनी है पेशेंट को जो कि ग्लूकोज उसके अंदर ज्यादा हो। तो ये था इसका मैनेजमेंट। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग इंटरवेंशन में अपने को ध्यान रखना है पेशेंट का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करके रखना है और जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी अगर प्रोसीजर करना है तो वो अपने वो सबसे पहले पेशेंट को बता देना है और जो भी पेशेंट को इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है और इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को और कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये कुछ ऐसे इंटरवेंशंस है जो कि अपने को पेशेंट को देना है नर्सेस के थ्रू। तो ये कंप्लीट हुआ आज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, चाहे आप जो बीएससी नर्सिंग का देख लीजिए या फिर जो जीएनएम जनरल नर्सिंग है उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स पे या कॉजेज पे इसके कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको जरूर आना चाहिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के लिए नए हैं तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपको उसका डाउट है वो क्लियर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हो सका तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करके आपको वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी क्लासेस वगैरह हो रही है उसका जो लिंक है क्लासेस का वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि हर कोई अपने क्लासेस ले सके और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।